द मॉडर्न इंडियन आर्ट चैप्टर 7 मॉडर्निज्म इन इंडिया, किस तरीके से उसका इंट्रोडक्शन हुआ। तो फाइन आर्ट्स जो था वो ब्रिटिशर्स को लगता था कि यूरोपियन है, उन्हें लगता था कि इंडियंस जो है वो ट्रेनिंग सेंसिबिलिटी मतलब फ़ाइन आर्ट्स के फील्ड में वो बहुत ज़्यादा लैक करते हैं, पीछे हैं। तो मिड एंड लेट 19 सेंचुरी तक आर्ट स्कूल जो थे वो इस्टेब्लिश करे थे लाहौर, कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास में। ये आर्ट स्कूल जो थे वो ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट को प्रमोट करते थे और अकेडमिक और नेचुरल आर्ट को रिफ्लेक्ट करते थे, जो कि विक्टोरियन टेस्टेस मतलब यूरोपियन और इंग्लिश और विक्टोरियन टेस्टेस को रिप्रेजेंट करते थे। तो जो इवन जो मतलब जो इंडियन क्राफ्ट जो थे, जो उनको भी सपोर्ट मिला वो वही थे जो कि यूरोपियन टेस्ट के ऊपर बेस्ड थे या जो यूरोपियन मार्केट्स में फेमस थे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीमिस्टिफाई। यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए क्लास 12 ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के सारे सिलेबस में कवर कर पाऊँ इन वीडियोस के थ्रू। तो ये हमारा आज का लास्ट चैप्टर है पेंटिंग का, द मॉडर्न इंडियन आर्ट। एंड इसके साथ आपका पेंटिंग का सिलेबस पूरी तरीके से कवर हो चुका है मेरे चैनल पर। डू गो एंड चेक आउट। मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस भी कंप्लीट करके कवर कर लिया है। तो विद दिस 3 सब्जेक्ट्स आई हैव बीन कंप्लीटेड ऑन माय चैनल डीमिस्टिफाई। तो जैसा हमने प्रीवियस इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग में, ये जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट था ये कॉलोनियल बायस के अगेंस्ट खड़ा हुआ था, मतलब कॉलोनियल पावर से लड़ने के लिए खड़ा हुआ था। और इसको अबंद्रनाथ टैगोर और ई बी हेवल जो थे उन्होंने इसको फाउंड करा था, नर्चर करा था। और एक बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल है नेशनलिज्म का। तो इंडिया की सबसे पहला जो नेशनल आर्ट स्कूल था कला भवन, वो 1919 में सेटअप हुआ था। और जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो शांति निकेतन में इस्टेब्लिश हुई थी उसका ये एक पार्ट था। और इसको कॉन्सेप्चुलाइज करा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पर हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे नंदलाल बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने इनवाइट करा था कला भवन के आर्ट डिपार्टमेंट को हेड करने के लिए। तो इसका विजन ये था, मतलब कला भवन का जो विजन था वो बंगाल स्कूल के विजन का ही था, लेकिन उसका ये विजन भी था कि खुद का पाथ बनाए ताकि एक मीनिंगफुल आर्ट क्रिएट कर सके इंडियंस के लिए। तो ये टाइम था जब पूरा वर्ल्ड जो था वो वर्ल्ड वॉर 1 के पॉलिटिकल टर्मोइल के कॉन्सिक्वेंसेस को झेल रहा था। ये बहुत वो सब टाइम चल रहा था। तो कैलकाटा में ये फेमस बाउस एग्जीबिशन हुई। उसके अलावा जो हमने जैसे प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस करा था, मॉडर्न यूरोपियन आर्ट जो था उसने भी इंडियन आर्टिस्ट को काफ़ी इन्फ्लुएंस करा था और वो आर्ट मैगजीन्स के थ्रू बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में था। टैगोर फैमिली से जो आर्टिस्ट थे जैसे गगनेंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर, ये जो थे वो इंटरनेशनल ट्रेंड जैसे क्यूबिज्म, एक्सप्रेशनिज्म के बारे में जानते थे, जिन्होंने अकेडमिक रियलिज्म को रिजेक्ट करके और एक्सपेरिमेंट किया था एब्स्ट्रैक्शन के साथ। उन्हें लगा था कि यार जो आर्ट है उसको वर्ल्ड से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना खुद का वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है, खुद की लाइंस, फॉर्म्स, कलर पैचेस इस तरीके से खुद से क्रिएट कर सकता है। एक लैंडस्केप, पोर्ट्रेट या स्टिल लाइफ जो है वो हम एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर वो एक एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन की तरफ अटेंशन ड्रॉ करता है, जिसमें अलग ही एक फॉर्म्स, लाइंस और कलर पैचेस से कोई नई ही चीज़ फॉर्म हुई है। ये देखिए गगनेंद्रनाथ टैगोर ने इसको ड्रॉ करा था, अ क्यूबिस्ट सिटी, सिटी ऑफ लाइट्स। हमने प्रीवियस वाले चैप्टर में इसको डिस्कस करा है, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा। 1925 दिस इज करंटली इन द पोजेशन ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता, इंडिया। उसी तरीके से ये देखिए इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने पेंट करा है, दिस का नेम इज़ डूडल। 1920 में पेंट करा है, करंटली विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल, इंडिया के कलेक्शन में। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने क्यूबिज्म की लैंग्वेज का यूज़ करके अपना खुद का एक यूनिक स्टाइल क्रिएट करा। उनकी पेंटिंग जो थी मिस्टीरियल हॉल्स की, रूम्स की, वो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल अलग अलग तरीके की लाइन से बनी हुई थी, जो कि क्यूबिस्ट स्टाइल से बहुत डिफरेंट थी। ठीक है, जो पैब्लो पिकासो का जो क्यूबिस्ट स्टाइल था, जो उन्होंने ज्योमेट्रिकल का फेसेट्स का यूज़ करके जो क्यूबिस्ट स्टाइल बनाया था, स्क्वायर्स, सर्कल्स, ट्रायंगल्स, उससे बहुत अलग थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने भी विजुअल आर्ट को मतलब बहुत ही विजुअल आर्ट की तरफ वो काफ़ी लेट टर्न हुआ। उसके पहले वो पोएट थे, राइटर थे, स्कॉलर थे। उन्होंने पोएम्स लिखते लिखते वो ऐसे पैटर्न्स बनाते थे, डूडल्स वगैरह बनाते, एक यूनिक सी कैलीग्राफिक स्टाइल बनाते थे, वर्ड्स के वो करते। तो फिर इनको कुछ धीरे धीरे करके ह्यूमन फेसेस, लैंडस्केप्स वगैरह में टर्न करा, जो कि बहुत ज़्यादा उनकी पोएम्स में हमें करते हुए दिखते हैं। तो उनका पैलेट जो था, कलर पैलेट जो था वो ब्लैक, येलो, ऑकर, रेड और ब्राउन तक लिमिटेड था। वो बस ये 3-4 कलर्स का यूज़ करते थे, ब्लैक, येलो, ऑकर, रेड और ब्राउन। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने एक छोटा सा अपना खुद का विजुअल वर्ल्ड क्रिएट कर लिया था, जो बंगाल स्कूल के
स्टाइल से बहुत अलग था, जो मुगल और पहाड़ी मिनिएचर और अजंता फ्रेस्कोज से इंस्पिरेशन ड्रॉ करता था। नंदलाल बोस जो थे उन्होंने 1921-22 में कला भवन ज्वाइन करा था। हिज ट्रेनिंग अंडर अभिनीनाथ टैगोर के अंडर जो उन्होंने ट्रेनिंग करी थी, उस वजह से वो नेशनलिज्म से बहुत फेमिलियर हो गए थे आर्ट में। लेकिन इससे उन्होंने मतलब इसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ कि वो उन्होंने अपने आप को रोका नहीं, वो हमेशा नए एवेन्यूज़ में एक्सप्लोर करते रहे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के। विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर बैड जो थे वो बोस के सबसे क्रिएटिव स्टूडेंट्स थे, और उन्होंने बहुत थॉट इस पे दिया कि कैसे वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करे, किस तरीके से उसको पेंट करे। तो उन्होंने अपना खुद का यूनिक स्टाइल डेवलप करा स्केचिंग और पेंटिंग का, जो वो सिर्फ इमीडिएट इन्वायरमेंट जैसे फ्लोरा और फौना से वो कैप्चर कर सकते थे, और उसमें ही नहीं मतलब उन लोगों को भी जो वहाँ पर रहते थे। शांति निकेतन का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन था संथल ट्राइब्स का, उसके आउटस्कर्ट्स में, मतलब शांति निकेतन में संथल ट्राइब की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी। और ये आर्टिस्ट जो है वो बहुत बार मतलब इनको पेंट करते थे, संथल ट्राइब को पेंट करते थे, उनके स्कल्पचर्स बनाते थे। तो इसके अलावा थीम्स, लिटरेरी सोर्सेज के थीम्स जो थे वो भी काफ़ी इंटरेस्ट के थे। तो रामायण और महाभारत जैसे वेल नोन एपिक्स के बारे में पेंटिंग बनाने की बजाय विनोद बिहारी मुखर्जी ने मिडाइवल सेंट्स के ऊपर पेंटिंग्स बनाई। जैसे कि हिंदी भवन था शांति निकेतन में, उस पर उन्होंने एक म्यूरल बनाया जिसका नाम था मेडिवल सेंट, जो आगे हम हमारी कोर्स स्टडी में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें उन्होंने एक हिस्ट्री बताई मेडिवल इंडिया की, किसके लाइफ के थ्रू, तुलसीदास, कबीर और ऐसे और मेडिवल सेंट्स के थ्रू उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री उन्होंने बताई है, और वो उन्होंने ह्यूमेन टीचिंग्स के ऊपर फोकस करा है। राम किंकर बैज जो थे वो भी एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने नेचर को सेलिब्रेट किया है। उनकी आर्ट जो है वो एवरीडे एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करता है। ऑलमोस्ट जितने भी उनके स्कल्पचर्स या पेंटिंग्स हैं वो इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में उसी से रिलेटेड क्रिएट करेगा है। जैसे कि उनकी एक पेंटिंग है संथल फैमिली, जो कि एक आउटडोर स्कल्पचर जैसे बनाई हुई है और वो कला भवन के कंपाउंड में रखी हुई है, जिसने संथल फैमिली की एक डेली एक्टिविटी को वर्क ऑफ आर्ट, पीस ऑफ आर्ट में कन्वर्ट कर दिया है। इसके अलावा वो मॉडर्न मतलब मटेरियल से बनाया गया जैसे सीमेंट, और उसको उन्होंने एवरीडे मटेरियल के साथ मिक्स करा जैसे पेबल्स और मेटल आर्मेचर के साथ उसको शेप में होल्ड करा है। तो बहुत ही यूनिक सा एक कॉम्बिनेशन के साथ उन्होंने स्कल्पचर बनाया है संथल फैमिली, जो कि हम आगे हमारी कोर्स स्टडी में अगेन पढ़ने वाले हैं। उनका स्टाइल जो था बाकी बहुत ही ज़्यादा शार्प कॉन्ट्रास्ट में था। पहले के स्कल्पचर जैसे कि डीपी रॉय चौधरी, देवी प्रसाद रॉय चौधरी की जो उनका काम था, जिन्होंने जैसे ट्रायम्फ ऑफ लेबर अगेन हम लोग पढ़ने वाले हमारी कोर्स स्टडी में, तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में था। ये जामिनी रॉय की ब्लैक हॉर्स है 1940 NGMA न्यू नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली के कलेक्शन में इंडिया में। जामिनी रॉय की हमने एक और पेंटिंग पढ़ी थी जो कि है मदर एंड चाइल्ड, पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ी थी। विनोद बिहारी मुखर्जी के लिए राम किंकर बैज, जामिनी रॉय के लिए रूरल कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो जैसे हमने रॉय को पिछले चैप्टर में बहुत ही ब्रीफली डिस्कस कराया एज एन आर्टिस्ट, जो कि उन्होंने खुद की ट्रेनिंग मतलब उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट पे जो उनको ट्रेनिंग मिली उसको रिजेक्ट करा और उन्होंने फिर एक नई वो स्टाइल करा। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का स्टूडेंट होने के लिए की वजह से उन्होंने रियलाइज़ करा कि यार अकेडमिक आर्ट को परस्यू करना, अकेडमिक आर्ट में बनाना बहुत ही वेस्ट है। उन्होंने नोटिस करा कि जो रूरल फोक है बंगाल का, उनका बहुत कॉमन था मॉडर्न यूरोपियन मास्टर जैसे पिकासो और पॉल क्ली के पेंटिंग से। तो हमारा जो रूरल फोक था उसका बहुत क्लोज रिलेशन था पिकासो या पॉल क्ली की पेंटिंग से। तो पिकासो जो था वो भी क्यूबिज्म पे तभी अराइव कर पाए थे जब उन्होंने अफ्रीकन मास्क के बोल्ड फॉर्म्स के बारे में सीखे थे। तो वो भी कहीं ना कहीं क्यूबिज्म जो एक मॉडर्न स्टाइल है उसका भी ओरिजिन तो कहीं ना कहीं रूरल फॉर्म से ही है। तो रॉय भी सिंपल प्योर कलर्स का यूज़ करते थे। जामिनी रॉय सिंपल प्योर कलर्स का यूज़ करते थे, जैसे कि विलेज आर्टिस्ट हो गए, उन्होंने खुद के कलर्स बनाए थे, वेजिटेबल्स मिनरल्स का यूज़ करके खुद के कलर्स बनाए। उनकी आर्ट जो थी वो बहुत ही ईजी रिप्रोडक्शन थी बाकी मेंबर्स ऑफ फैमिली, मतलब उनकी फैमिली मेंबर्स और उसका, और जैसे कि मतलब विलेजेस में जैसा होता था ऐसे बहुत ही सिंपल वो आर्ट में अपने फॉलो करते थे। लेकिन उनका आर्ट विलेज आर्टिस्ट के आर्ट से अलग ये था क्योंकि रॉय जो थे अपनी पेंटिंग्स के ऊपर साइन करते थे, तो उनका स्टाइल जो था वो यूनिक और पर्सनल दिखता था, दोनों अकेडमिक नेचुरलिज्म से भी और राजा रवि वर्मा की जो इंडियनाइज नेचुरलिज्म था उससे भी, और जो बंगाल स्कूल आर्टिस्ट था उसके जो डेलिकेट स्टाइल था उससे भी। तो जामिनी रॉय का स्टाइल बिल्कुल अलग ही था। एक और पेंटर की हम बात करते हैं यहाँ पे अमृता शेरगिल, जो कि हाफ हंगेरियन थी हाफ इंडियन थी। तो वो एक बहुत ही यूनिक फीमेल आर्टिस्ट थी जिन्होंने मॉडर्न इंडियन आर्ट को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है थ्रू आउट 1930s।
बाकियों लोगों जैसे नहीं थी वो पेरिस में उनको ट्रेनिंग मिली थी, पेरिस में वो बहुत ज़्यादा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था उनका यूरोपियन मॉडर्न आर्ट ट्रेंड से, जैसे इम्प्रेशनिज्म या पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में। तो एक बार उन्होंने डिसाइड कर लिया कि फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड करा कि वो उनको इंडिया को ही अपना बेस बनाना है। तो उन्होंने शी वर्क टू डेवलप आर्ट विथ इंडियन थीम्स एंड इमेजेस। तो अमृता शेरगिल ने सोचा कि इंडियन थीम्स और इमेजेस का यूज़ करके आर्ट को डेवलप किया जाए। अमृता शेरगिल जो थी उन्होंने असिमुलेट किया मिनिएचर को, म्यूरल ट्रेडिशंस को, जो भी इंडियन आर्ट में था उसको उन्होंने मिलाया यूरोपियन मॉडर्निज्म के साथ। तो इंडियन मिनिएचर को यूरोपियन मॉडर्निज्म के साथ उन्होंने मिलाया। बहुत कम उम्र में उनकी डेथ हो गई, लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छा और रिमार्केबल बॉडी ऑफ वर्क वो अपने पीछे छोड़ के गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके एक्सपेरिमेंटल स्पिरिट के लिए, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है और पूरे इंडियन मॉडर्न आर्टिस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा इंप्रेशन उन्होंने छोड़ा है। मॉडर्न आइडियोलॉजीज इन पॉलिटिकल आर्ट इन इंडिया। अमृता शेरगिल की डेथ के कुछ समय बाद ही इंडिया अभी तक भी ब्रिटिश रूल के अंडर में था और ग्लोबल इवेंट जैसे वर्ल्ड वॉर 2 से काफ़ी अफेक्टेड था। इसका एक वन ऑफ द इनडायरेक्ट आउटकम्स था बंगाल में फेमाइन। तो बंगाल में एक फेमाइन हुआ जिस वजह से जो रीजन था उससे बहुत ज़्यादा रूरल माइग्रेशन हुआ सिटीज़ की तरफ, मतलब लोग विलेजेस सिटीज़ रूरल एरिया को छोड़ के अब सिटीज़ में जाने लगे थे। ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था इसने बहुत सारे आर्टिस्ट को एक अपना रोल रिफ्लेक्ट करने में किया कि वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं सोसाइटी में। जैसे 1943 में प्रदोष दास गुप्ता के लीडरशिप के अंडर एक स्कल्प्टर थे, ठीक है, जो प्रदोष दास गुप्ता एक स्कल्प्टर थे, उनके अंडर कुछ यंग आर्टिस्ट जो थे उन्होंने कैलकटा ग्रुप फॉर्म करा, जिसमें जैसे थे निरोध मजुमदार, परितोष सेन, गोपाल घोष, रतीन मोइत्रा। तो इन्होंने मिलकर एक कैलकटा ग्रुप फॉर्म करा। ये ग्रुप बिलीव करता था कि आर्ट जो था वो यूनिवर्सल था कैरेक्टर में, ओल्डर वैल्यूज से फ्री था। मतलब ज़रूरी नहीं कि हमें कुछ कल्चरल ट्रेडिशनल जो पहले हम लोग सीखते पढ़ते हैं उसी को हमें आर्ट में बनाना है, ये फ्री है, इसमें किसी भी तरीके से कोई बाउंडेशन नहीं है। उन्हें बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट नहीं पता था क्योंकि उन्हें पसंद था, क्योंकि उन्हें लगता था बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल है, पास्ट से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि पास्ट में जो उसी को कैरी ऑन करे। तो वो चाहते थे कि इनके जो स्कल्पचर्स हैं, जो वर्क है, आर्ट है, वो अपने खुद के टाइम्स के रिप्रेजेंट करें, खुद के टाइम्स के बारे में बातें करें। ये जैसे प्रदोष दास गुप्ता ने ट्विंस ब्रॉन्ज एक स्कल्पचर बनाया था, ये करंटली 1973 में करंटली में न्यू दिल्ली इंडिया। तो उन्होंने आर्ट को डिटेल्स एक्सक्लूड छोड़ते हुए, डिटेल्स को छोड़ते हुए सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया। तो इस अटेम्प्ट के साथ वो एलिमेंट्स के ऊपर मटेरियल, सरफेस, फॉर्म्स, कलर्स, शेड्स, टेक्सचर्स जैसे बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस कर पा रहे थे और ना कि सिर्फ डिटेल्स और माइन्यूटनेस के ऊपर। तो हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं जो कि पीवी जानकी राम का जो गणेश स्कल्पचर जो हम हमारी कोर्स स्टडी में पढ़ने वाले हैं, उसको अगर हम कंपेयर करें, जिन्होंने बहुत सारी मेटल शीट्स के साथ क्रिएटिव वे में वर्क करा है, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, जो कि एक कंपैरिजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पावर्टी उन्होंने आसपास देखी विलेजेस में, सिटीज़ में। तो बहुत सारे आर्टिस्ट जो थे कैलकटा के, वो सोशलिज्म की तरफ ड्रॉ हुए थे, स्पेशली मार्क्सिज्म की तरफ। ये जो मॉडर्न फिलोसफी थी जो कि कार्ल मार्क्स ने जो सिखाया था मिड 19th सेंचुरी में वेस्ट में, इसने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे कि क्लास डिफरेंसेस सोसाइटी में क्यों है, क्यों हो रहे हैं, इसका क्या हो सकता है। तो इस वजह ये जो क्वेश्चंस है, जो मार्क्सिज्म थे, इसने आर्टिस्ट को बहुत अपील करा। आर्टिस्ट को लगा कि हाँ यार, ये रियल क्वेश्चन, सही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो वो चाहते थे कि उनका आर्ट जो है वो सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें। जैसे चित्तो प्रसाद और सोमनाथ होरे जो थे, वो दो पॉलिटिकल आर्टिस्ट थे इंडिया के, जिन्होंने प्रिंट मेकिंग को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम ढूंढा। सोमनाथ होरे की हमें एक प्रिंट पढ़ने वाले हैं चिल्ड्रन, तो उनको लगा कि यार आर्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है जिससे हम सोशल कंसर्न्स को सबके सामने ला सकें। तो पेंट मेकिंग के साथ बहुत इजी हो गया कि वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वर्क्स प्रोड्यूस कर पाए, ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर पाए। चित्तो प्रसाद की जो एचिंग्स थी, लाइनो कट्स थे, लिथोग्राफ्स थे, वो लोगों की पुअर और डिप्लोरेबल कंडीशन दिखाते। तो ये बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने उनको इनवाइट करा था कि वो विलेजेस में ट्रैवल करे और उन विलेजेस में जो कि बंगाल फेमाइन से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थे, और वहाँ पर जाके स्केचेस बनाए। तो ये स्केचेस जो थे वो बाद में फिर पब्लिश करे गए थे हंग्री बंगाल के नाम से, उस पैम्पलेट के अंदर ये पब्लिश करे गए थे। और इसने जो था वो ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा एनॉय करा था। ये देखो चित्तो प्रसाद ने यहाँ पर ये हंग्री बंगाल जो है वो यहाँ पर एक प्रिंट है, ये 1943 अगेन कलेक्शन ऑफ NGMA न्यू दिल्ली।
ओके, नो सॉरी, दिस इज इन द कलेक्शन ऑफ दिल्ली आर्ट गैलरी, न्यू दिल्ली, इंडिया। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे एंड द मल्टीफेसेटेड इंडियन आर्ट। फ्रीडम की डिज़ायर पॉलिटिकल आर्टिस्टिक दोनों जो थी वो अब बहुत ज़्यादा यंग आर्टिस्ट के बीच में फैलने लगी थी। मतलब दोनों ही चाहते थे कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस भी मिले और आर्टिस्टिक इंडिपेंडेंस भी मिले, जो यूरोपियन रियलिज्म, नेचुरलिज्म, एकेडमिक स्टाइल वगैरह से भी इंडिपेंडेंस मिले। बॉम्बे में एक और सेट ऑफ आर्टिस्ट है जिन्होंने एक ग्रुप फॉर्म करा जिसका नाम था प्रोग्रेसिव। इन 1946 में उन्होंने एक ग्रुप फॉर्म करा, तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे। फ्रांसिस न्यूटन सूजा जो थे वो एक आउटस्पोकन लीडर थे, ग्रुप के बहुत अच्छे लीडर थे, जिसमें इस ग्रुप में एम.एफ. हुसैन, के.एच. आरा, एस.ए. बाकरे, एच.ए. गाड़े एंड एच.एस. रज़ा जैसे आर्टिस्ट भी थे। तो सूजा जो थे वो चाहते थे कि उन कन्वेंशंस को क्वेश्चन करें जो आर्ट स्कूल्स में प्रिवेल थे। मतलब क्यों आर्ट स्कूल्स में जो सिखाया जा रहा है वो क्यों सिखाया जा रहा है ऐसा। उनके लिए जो मॉडर्न आर्ट है वो एक नया फ्रीडम था जो कि ट्रेडिशनल सेंस ऑफ ब्यूटी और मोरालिटी को चैलेंज कर सकता था। मॉडर्न आर्ट एक नई फ्रीडम एक उनके लिए ला रहा था। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंटल वर्क था ये सिर्फ विमेन, ज़्यादातर विमेन के ऊपर फोकस था, जो कि वो ज़्यादातर न्यूड में पेंट करते थे, मतलब विदाउट एनी क्लोथ्स पेंट करते थे, जिससे कि उनके प्रपोर्शन जो स्टैंडर्ड नोशंस ऑफ ब्यूटी है उसको ब्रेक करते हुए, तो इस तरीके से वो विमेन को पेंट करते थे। एम.एफ. हुसैन दूसरे हाथ पे वो चाहते थे कि मॉडल स्टाइल ऑफ पेंटिंग को अंडरस्टैंडेबल बना सके, कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको समझा जा सके। जैसे कि वो सिर्फ वेस्टर्न एक्सप्रेशनिस्ट ब्रश स्ट्रोक्स का यूज़ करके ब्राइट इंडियन कलर्स में पेंट करते थे। तो वो सिर्फ इंडियन माइथोलॉजी से ही नहीं पेंट करते थे, रिलीजियस सोर्सेज ने पेंट नहीं करते थे, बल्कि मिनिएचर पेंटिंग की स्टाइल से, विलेज क्राफ्ट, फोक टॉयज, सभी के उससे वो इंस्पिरेशन ड्रॉ करते थे। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने सक्सेसफुली एक मॉडर्न स्टाइल को इंडियन थीम्स के साथ कन्वर्ज कर दिया। तो हुसैन का आर्ट जो था वो बहुत ज़्यादा इंडियन मॉडर्न आर्ट को रिप्रेजेंट करने लगा इंटरनेशनल आर्ट वर्ल्ड में। मदर टेरेसा इसकी एग्जाम्पल है, जो अगेन हम लोग हमारी कोर्स स्टडी में आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने मॉडर्न आर्ट को इम्पोर्टेंट इंडियन थीम्स को पेंट करने में यूज़ करा और इंटरनेशनल ऑडियंस को भी अपील करा। जैसे ये एक पेंटिंग है यहाँ पे एम.एफ. हुसैन की फार्मर्स फैमिली, ठीक है, 1940 में पेंट करी थी एनजीएम में, न्यू दिल्ली। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक फिगर ये है, एक फिगर ये, और ये एक चाइल्ड का फिगर हमें यहाँ पर दिख रहा है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस, बट येस इस तरीके से आई थिंक दिस इज़ एन एनिमल, कोई गोट शीप जैसे कोई एनिमल है। तो इस तरीके से वो पेंटिंग्स करते थे। एब्स्ट्रैक्शन अ न्यू ट्रेंड। हुसैन जो थे वो ज़्यादातर फिगरेटिव आर्टिस्ट रहे, बहुत ज़्यादा डिटेल्स पे नहीं, फिगर्स वगैरह बनाते थे। एक थे एच.एस. रज़ा जो कि एब्स्ट्रैक्शन की डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है। तो ये सरप्राइजिंग नहीं है कि जब लैंडस्केप था वो बहुत ही फेवरेट थीम था आर्टिस्ट का, लैंडस्केप को ड्रॉ करना। जो उनके कलर्स थे वो ब्राइट भी कलर्स यूज़ करते थे, सॉफ्ट कलर्स भी यूज़ करते थे, मॉड्यूलेटेड मोनोक्रोम्स का भी यूज़ करते थे। अगर हुसैन फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करते थे इंडियन थीम्स को दिखाने के लिए, तो रज़ा जो थे वो एक इंडियन थीम्स दिखाते थे एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करके। तो उनकी कुछ पेंटिंग्स जो थी वो ओल्ड मंडला, यंत्रा डिज़ाइंस, इवन बिंदु को यूज़ करते थे एज अ सिंबल ऑफ वननेस फ्रॉम इंडियन फिलोसफी, ठीक है। तो बिंदु जैसे सिंबल का भी वो यूज़ करते थे। बाद में जो गाइटोंदे थे वो भी, उन्होंने भी एब्स्ट्रैक्शन का ही परस्यू करा, और आर्टिस्ट जैसे के हेब्बर, एस चावड़ा और अकबर पद्मसी, तैयब मेहता, कृष्णेन खन्ना, ये जो है वो एब्स्ट्रैक्शन और फिगरेटिव के बीच में मूव करते रहते थे और पेंटिंग्स और स्टाइल्स ड्रॉ करते थे। एब्स्ट्रैक्शन जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था बहुत सारे स्कल्प्टर्स के लिए, जैसे पीलू पोचखान वाला जो थे, और प्रिंट मेकर्स जैसे कृष्णा रेड्डी, इनके लिए एब्स्ट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इनके लिए मटेरियल का यूज़ करना उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना वो क्या बना रहे हैं। मतलब जो बना रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट था और जिससे बना रहे हैं वो भी उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट था। तो चाहे पेंटिंग हो, प्रिंट मेकिंग हो, स्कल्पचर हो, एब्स्ट्रैक्शन जो था उसका एक बहुत ही वाइड अपील था बहुत सारे आर्टिस्ट के लिए अक्रॉस द 1960s और 1970s। जैसे साउथ में के.एस.सी. पैनिकर जो थे, जो कि बाद में उन्होंने एक चोलामंडलम इस्टेब्लिश करा। वो एक आर्टिस्ट थे जो कि मद्रास के पास रहते थे, और वो एब्स्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा पायोनियर थे, बहुत ही अच्छे थे। तो इनफैक्ट ये भी हुआ था कि उन्होंने आर्टिस्टिक मोटिव्स को तमिल और संस्कृत स्क्रिप्ट से फ्लोर डेकोरेशन, रूरल क्राफ्ट और एक्सट्रैक्शन में उन्होंने जोड़ा था, मिलाया था, और इसकी एक बहुत लंबी हिस्ट्री इंडिया में है, उन्होंने ये हमें बताया था। तो देखिए ये पेंटिंग एक एच.एस. रज़ा ने बनाई थी। इस पेंटिंग का नाम है माँ। 1972 बॉम्बे इंडिया में इसको उन्होंने पेंट करा था।
लेकिन जो टेंशन है इंटरनेशनलिज्म के बीच में, इंटरनेशनलिज्म मतलब क्यूबिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, एब्स्ट्रैक्शन जैसे का यूज़ करना, और इंडिजिनस जिसमें नेटिव आर्ट, मिनिएचर पेंटिंग वगैरह का यूज़ करना, इसके बीच में टेंशन जो वो 1980s में और भी ज़्यादा बनता गया और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया। अमरनाथ सहगल जैसे जो स्कल्प्टर्स है वो कोशिश कर रहे थे कि एब्स्ट्रैक्शन और फिगरेटिव उसके बीच में एक बैलेंस बना सके। जो उनकी एक स्कल्पचर थी जैसे क्राइज अनहर्ड, जो हम हमारे अगेन कोर्स स्टडी में पढ़ेंगे, तो उन्होंने वो बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश करी। मृणालिनी मुखर्जी के केस में उनके वर्क्स जो थे वो और भी ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन की तरफ टिल्टेड थे, जब वो वंशी जैसे उन्होंने काम करे, जो कि अगेन हम हमारे कोर्स स्टडी में पढ़ेंगे। बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट और क्रिटिक्स थे जो कि बहुत ही वरीसम हो गए थे उनके इमिटेशन ऑफ मॉडर्न आर्ट में, क्योंकि वो सोच रहे थे कि वेस्ट से सिर्फ से वो लोग कॉपी कर रहे हैं, और वो सोच रहे थे कि उनको एक इंडियन आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है आर्ट में। तो 1960s में बीरेन दे थे और GR संतोष थे दिल्ली के CS पैनिकर थे मद्रास के, जो कि इसी डायरेक्शन में आगे मूव करे, जहाँ पर उन्होंने पास्ट और लोकल आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस को एक यूनिक इंडियन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में कन्वर्ट करने का सोचा है, क्रिएट करने का सोचा। ये स्टाइल जो था वो वेस्ट में और लेटर इंडिया में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, और इसको इस नाम से जाना जाएगा नियो तांत्रिक आर्ट, क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस वगैरह का यूज़ किया जाता था ट्रेडिशनल डायग्राम्स में, ताकि वो मेडिटेशन या यंत्रा को दिखाने के लिए। तो ऐसे वर्क्स जो थे वो हिप्पी मूवमेंट की हाइट में बनाए गए थे, वेस्ट में हिप्पी मूवमेंट जो था, और इस वजह से एक बहुत ही रेडी मार्केट इनको मिल गया। गैलरीज, कलेक्टर्स वगैरह सभी बहुत इजीली इनको ये मार्केट मिल गया। तो ये स्टाइल जो था वो बहुत ज़्यादा इंडियनाइज था और इंडियनाइज्ड एब्स्ट्रैक्शन की तरह था। तो बीरेन दे के कामों में ये जो मूव था, इसने एक्सपेरिमेंट को कलर्स, पैटर्न्स के साथ एक्सपेरिमेंट करा। GR संतोष ने विजुअल सेंस क्रिएट करा, कॉमिक यूनियन, फीमेल मेल एनर्जी का, जिससे हमें एक पुरुष और प्रकृति का जो तांत्रिक फिलॉसफी है कि पुरुष और प्रकृति का एक यूनियन हो, वो चीज़ हमें इसमें देखने को मिलती है। KCS पैनिकर जो थे, उन्होंने दूसरे हाथ पे डायग्राम्स का यूज़ करा, स्क्रिप्ट्स का यूज़ करा, पिक्टोग्राम्स का यूज़ करा जो उन्होंने देखे उसके रीजन में, और उसके उसको करते हुए एक यूनिक सा स्टाइल क्रिएट करा जो कि दोनों मॉडर्न था और यूनिकली इंडियन था। तो उस सेंस में इक्लेक्टिसिज्म जो था, जो कि इंडियन आर्टिस्ट ने बोरो करा था, मतलब बहुत सारे सोर्सेज से बोरो करा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो गया बहुत सारे इंडियन मॉडर्न आर्टिस्ट के लिए, जिसमें जैसे राम कुमार, सतीश गुजराल, A रामचंद्रन, मीरा मुखर्जी, कुछ उनके एग्जाम्पल्स है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फिर इम्पॉर्टेंट फीचर हो गई कि जिसमें बहुत अलग अलग सोर्सेज से आर्टिस्ट जो थे वो आइडियाज़ ड्रॉ करने लगे। यहाँ पर ये देखिए, ये है GR संतोष। GR संतोष की एक पेंटिंग है, अनटाइटल्ड है, ये 1970 में क्रिएट करी थी, अभी NGM न्यू दिल्ली की कनेक्शन में। ये है KCS पैनिकर की द डॉग, जो कि 1973 में पेंट करी थी NGMA न्यू दिल्ली के कलेक्शन में। अगेन बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के टाइम से ये आर्टिस्ट जो है वो अपनी खुद के मैनिफेस्टोज, राइटिंग्स वगैरह उन्होंने लिखना शुरू करा। उसमें उन्होंने डिक्लेयर करा कि जो मेन एम है आर्ट का वो कैसे बाकियों से अलग है। 1963 में एक और ग्रुप था जो फॉर्म हुआ था J स्वामीनाथन की लीडरशिप के अंदर, इसका नाम था ग्रुप 1890। ठीक है, तो स्वामीनाथन जो थे उन्होंने भी एक मैनिफेस्टो लिखा ग्रुप के लिए, जिसमें आर्टिस्ट जो थे वो ये क्लेम कर रहे थे कि वो फ्री है, किसी भी आइडियोलॉजी से फ्री है। तो एक प्रोग्राम सेट करने की बजाय उन्होंने एक फ्रेश लुक अडॉप्ट करा कि जिसमें उन्होंने मटेरियल के ऊपर तरफ देखा कि वो पेंटिंग में क्या मटेरियल यूज़ करा जा रहा है, और इम्पोर्टेंस ऑफ रफ टेक्सचर कि टेक्सचर सरफेस का इम्पोर्टेंस क्या है आर्टिस्टिक लैंग्वेज में, वो उन्होंने इंक्लूड करा। तो इसमें ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट थे जैसे गुलाम मोहम्मद, शेख, ज्योति बट की हम देवी जो हम पढ़ेंगे वो, अंबादास, जयराम पटेल, और स्कल्पचर जैसे राघव कनेरी और हिम्मत शाह। तो ये बहुत ही शॉर्ट लिव था, मूवमेंट था, लेकिन इसने बहुत बड़ी जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है, स्पेशली वो लोग जो चोलामंडलम स्कूल ऑफ नियर मद्रास से एसोसिएटेड थे, तो उनके ऊपर इम्पैक्ट छोड़ा है। कम समय के लिए था लेकिन इम्पैक्ट तो छोड़ा है। ट्रेसिंग द मॉडर्न इंडियन आर्ट, जो मॉडर्न आर्ट था इंडिया में उसने बहुत सारे आइडियाज़ ड्रॉ करे थे वेस्ट से, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। जो फैक्ट कि मॉडर्निज्म एक आर्ट की तरह, एक आर्ट मूवमेंट की तरह इंडिया में आया जब वो स्टिल एक ब्रिटिश कॉलोनी था, ये इसको मना नहीं कर सकते थे। ये क्लियर है जब हम गगनेंद्र नाथ, अमृता शेरगिल, जामी रॉय जैसे आर्टिस्ट को देखते हैं तो वो हम उनको मॉडर्न कंसिडर कर रहे हैं 1930 के टाइम पर भी।
मतलब 1930 में भी हम उनको मॉडर्न आर्टिस्ट कंसिडर करें तो वेस्ट में पर्टिकुलरली यूरोप में मॉडर्न आर्ट जो है वो तब आया जब अकेडमिक रियलिज्म इन आर्ट जो है उसको रिजेक्ट करने लगे। मतलब अकेडमिक रियलिज्म को रिजेक्ट करने को वो लोग मॉडर्निज्म की तरह यूरोप में देख रहे थे। ये मॉडर्न आर्टिस्ट जो थे वो अपने आप को अवंत गार्डे यानी कि फ्रंटियर ऑफ चेंज फ्रॉम ट्रेडिशन टू मॉडर्निटी देख रहे थे। तो ये आर्टिस्ट समझते मतलब अपने आप को इस तरीके से व्यू करते थे कि ये अवंत गार्डे मतलब ये ट्रेडिशनल से अब मॉडर्न की तरफ चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसने डिमांड करा कि चर्चेस पैलेसेस जो है वो अब ऐसा होने लगा कि वो अपना मीनिंग खोने लगे। जो अर्ली मॉडर्न फ्रेंच आर्टिस्ट थे जैसे एडवर्ड मैनेट, पॉल किजेन, क्लॉड मोनेट, इन्होंने देखा कि मेन आर्ट इंस्टीट्यूशंस के से बाहर निकल के काम करें। मतलब कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स वगैरह इंपॉर्टेंट प्लेसेस बन गए आर्टिस्ट के लिए, राइटर्स के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए, पोइट्स के लिए, ताकि वो मिले और अपना रोल डिस्कस करें मॉडर्न लाइफ में। मतलब वो चर्च और ऐसे इंस्टीट्यूशंस, पैलेसेस जैसे इंस्टीट्यूशन से बाहर निकल के नए इंस्टीट्यूशन अब डेवलप होने लगे थे। इंडिया में जो आर्टिस्ट है जैसे FN फ्रांसिस न्यूटन सूजा हो गए, जे स्वामीनाथन हो गए, जिन्होंने आर्ट इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट रिबेल करा था, उन्होंने भी इन वेस्टर्न आर्टिस्ट के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करा। एक बहुत बड़ा डिफरेंस जिसने बनाया मॉडर्न इंडियन आर्ट की स्टोरी में वो था मॉडर्निटी और कॉलोनियलिज्म बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड थे। नेशनलिज्म जो था वो सिर्फ एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था जो कि इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857 से राइज हुआ था, लेकिन इसने कल्चरल नेशनलिज्म को भी राइज दिया था, क्रिएट करा था। आइडिया जैसे कि स्वदेशी इन आर्ट जो था वो आर्ट हिस्टोरियन जैसे आनंद कुमार स्वामी मतलब आर्ट के थ्रू भी स्वदेशी आइडियाज़ को देख रहे थे लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में। इसका मतलब था कि हम नहीं समझ पा रहे थे कि इंडियन मॉडर्निज्म जो था एक ब्लाइंड इमिटेशन था वेस्ट का, लेकिन एक केयरफुल प्रोसेस था जिसमें सिलेक्शन हुआ, जो कि मॉडर्न आर्टिस्ट ने बहुत ही केयरफुल प्रोसेस के साथ एक सिलेक्शन प्रोसेस करा कि हमें सिर्फ वेस्ट को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, हमें केयरफुली सिलेक्ट करना है कि सिर्फ जो आंखों के सामने वो नहीं देखना, उसके बियॉन्ड देखना है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है कि कैसे नेशनलिज्म जो है वो इंडिया में हम उसको ट्रेस कर सकते हैं बंगाल स्कूल के थ्रू, अवनींद्रनाथ टैगोर की लीडरशिप के थ्रू लेट 19th सेंचुरी कैलकाटा में। तो सब्सिक्वेंटली हुआ ये कि एक कला भवन में एक डिफरेंट फॉर्म लिया। नंदलाल बोस जैसे आर्टिस्ट, असीत कुमार हलदार, उनकी भी एक हम आर्टवर्क आगे पढ़ने वाले हैं, ये सभी अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट्स थे। इन्होंने पास्ट ट्रेडिशंस से एक की तरफ इंक्लाइट करा, जैसे कि अजंता फ्रेस्कोस, मुगल, राजस्थानी और पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स से इन्होंने इंस्पिरेशन ड्रॉ करा। हाउएवर गगनेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, जामिनी रॉय, अमृता शेरगिल, राम किंकर बैज, विनोद बिहारी मुखर्जी ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको हम कह सकते हैं कि इनका एक अलग डिस्टिंक्ट मॉडर्न आर्ट एटीट्यूड था जो कि इंडियन आर्ट में अपनी जगह ढूंढता है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से एक ओवरव्यू लेते हैं कैसे मॉडर्न आर्ट जो है वो इंडिया में डेवलप हुआ। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे नोट करने का ये है मॉडर्न आर्ट के बारे में कि जो सब्जेक्ट मैटर है पेंटिंग में और स्कल्पचर में वो लार्जली रूरल इंडिया से ड्रॉ होता था। मतलब रूरल इंडिया बहुत ही फेमस सब्जेक्ट और थीम था आर्टवर्क का। जैसे ये केस है बॉम्बे प्रोग्रेसिव कैलकाटा ग्रुप 1940-1915 में जो बना था कि सिटी अर्बन लाइफ जो था वो बहुत ही रेयरली अपीयर होता था इंडियन आर्टिस्ट के वर्क में। ऐसा माना जाता था कि जो रियल इंडियन लाइफ है वो गाँवों में, विलेजेस में। जो इंडियन आर्टिस्ट थे 1940-1950 के वो रेयरली अपने इमीडिएट कल्चरल मिलियू पे मतलब अपनी सिटी लाइफ, अर्बन लाइफ की तरफ रेयरली देखते थे और विलेजेस की तरफ उनका फोकस बहुत ज़्यादा था। The new figurative art and modern art from 1980s 1970 से बहुत सारे आर्टिस्ट जो थे वो अब फिगर्स और स्टोरीज से की तरफ मूव करने लगे थे जो कि ईजिली हम रिकॉग्नाइज कर सके। परहैप्स ये एक तरीका था जिससे वो अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस कर सके, सोशल प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि 1971 में जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, बांग्लादेश का बर्थ हुआ था। तो KG सुब्रमण्यम, गुलाम मोहम्मद शेख, भूपेन खक्कर, बड़ौदा, इन्होंने बड़ौदा में एक स्टोरी टेलिंग का स्टार्ट करा जिससे वो अपनी पेंटिंग्स में स्टोरी टेलिंग के थ्रू उन्होंने स्टार्ट करा। जोगेन चौधरी, विकास भट्टाचार्य जी और गणेश पाइन जो थे उन्होंने वेस्ट बंगाल में भी सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर पेंटिंग्स करी। तो जैसे पहले जनरेशन्स थे इंडियन आर्टिस्ट के, उसी तरीके से इन्होंने भी ओल्ड मिनिएचर पेंटिंग्स और पॉपुलर आर्ट फॉर्म जैसे कि कैलेंडर और फोक आर्ट है, इनका यूज़ करा ताकि वो उन स्टोरीज़ को पेंट कर सके जो लार्जर पब्लिक समझ सके। तो लोगों के फिगर्स, एनिमल के फिगर्स जो कि काम करते हुए वो हमें ज्योति भट्ट की देवी, लक्ष्मा गौड़ की मैन वुमेन ट्री, अनुपम सूद की वॉल्स, ये तीनों हम कोर्स स्टडी में पढ़ेंगे। तो ये एक तरीका था शो करने का कि कैसे मेन एंड वुमेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, सोशल इनइक्वालिटी थी।
ओके। अर्पिता सिंह, नालिनी मलानी, सुधीर पटवर्धन, ऐसे और भी थे जिन्होंने अपना अटेंशन लोगों के प्लाइट की तरफ टर्न करा बड़े शहरों में जो रह रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मॉडर्न आर्टिस्ट थे जिन्होंने ऐसे अर्बन प्रॉब्लम्स को पेंट करा और सोचा कि आइस को उनके थ्रू, मतलब वर्ल्ड को देखा जाए, उनकी आइज़ के थ्रू देखा जाए, जो कि ऑप्रेस्ड है, जिनको अभी तक हमेशा से ऑप्रेस करके रखा जा रहा है। 1980s में एक इम्पॉर्टेंट डिपार्चर हुआ इस एटीट्यूड में, जो कि हम बड़ौदा आर्ट स्कूल में देख सकते हैं, जो लेट 1950s में हुआ आया था। एक चेंज आया कि जिस तरीके से अब आर्टिस्ट जो वो है अपनी इमीडिएट सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट लेने लगे। बहुत सारे आर्टिस्ट जो है वो अपने अब अवेयर होने लगे कि एज सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेसी उनका रोल था, और सोशल और पॉलिटिकल कंसर्न्स में उनका प्ले जो था वो अब आर्टिस्टिक प्रोडक्शन में उनकी जगह क्या थी, और वो उस तरीके से देखने लगे। तो उन्होंने एक तरीका निकाला जिससे वो फिक्शन को, ऑटोबायोग्राफी, फैंटेसी, इन सबको कंबाइन कर सके, और उनका स्टाइल जो था वो बाकी आर्ट हिस्टोरिकल स्टाइल से बहुत ज़्यादा ड्रॉ होता था। जैसे गुलाम मोहम्मद शेख जो थे वो बिजी लेन्स को, मतलब पुराने बाज़ार, बड़ौदा में पुराने बाज़ार के बिजी लेन्स को पेंट करते थे, जिससे वो मिडेवल टाउन इन सिएना और इटालियन पेंटर्स के स्टाइल जैसे कि लोरेन जेटी ब्रदर्स के स्टाइल को भी उस तरीके से पेंट करते थे। तो वो आर्ट हिस्ट्री के टीचर थे, वो जानते थे कि कैसे आर्टिस्ट जो थे वो अर्लियर टाइम्स में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड को पेंट करते थे। उसी तरीके से केजी सुब्रमण्य जो शेख के टीचर थे और एक फाउंडिंग मेंबर थे बड़ौदा आर्ट स्कूल के, उन्होंने शांति निकेतन पे पढ़ा था। उन्होंने यहाँ पर लर्न करा था कि किस आर्ट का मतलब टीचर्स का क्या पब्लिक रोल है। उनके टीचर जैसे विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर बैद से केजी सुब्रमण्यम ने सीखा था। तो वो बहुत इंटरेस्टेड थे म्यूरल आर्ट में, या फिर आर्ट लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स में, जो कि हर कोई देख सके। तो वो बहुत अट्रैक्टेड थे कि जो टेक्निक्स यूज़ करी, जैसे सैंड कास्टिंग की टेक्निक्स है जो कि लोकल राजस्थानी आर्टिस्ट को पता थी, उसकी तरफ अट्रैक्टेड थे। तो उनके लिए उन्होंने सीखा था कि कैसे लार्ज स्केल रिलीफ स्कल्पचर्स को क्रिएट कर सके, बेसिक यूनिट ऑफ शेप को ही रिपीट करके और उसका यूज़ करके। जैसे ये है GM शेख की एक सिटी फॉर सेल 1984, जो कि अभी विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम लंदन UK के कलेक्शन में है। आई होप हमने कोई पेंटिंग छोड़ी नहीं है डिस्कस करना, राइट? ओके। तो केजी सुब्रमण्यम ने बहुत सारी म्यूरल्स बनाए। एक फेमस वन है जो कि कला भवन में उन्होंने बनाई थी, आउटर वॉल, एक बिल्डिंग के बाहरी वॉल पे। तो वो नहीं चाहते थे कि आर्ट सिर्फ आर्ट गैलरीज तक कन्फाइंड रहे, वो चाहते थे कि पब्लिक बिल्डिंग्स पे बने ताकि हर कोई इन्हें देख सके। तो ऐसा एक पब्लिक व्यू ऑफ आर्ट जो था वो बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर एग्जीबिशन में हमें देखने को मिला, जिसका नाम था प्लेस फॉर पीपल, जो कि 1981 में हुई थी। तो ये दिल्ली में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, एंड इसमें 6 अलग अलग आर्टिस्ट थे, भूपेन खाकर, गुलाम मोहम्मद शेख, विवेन सुंदरम, नलिनी मालिनी, सुधीर पटवर्धन, जोगेन चौधरी। पहले जो 2 थे वो बड़ौदा से थे और बहुत ही एमिनेंट आर्ट क्रिटिक थे। गीता कपूर ने इसके बारे में लिखा है, ठीक है। पहले 2 जो थे बड़ौदा से थे और एक एमिनेंट आर्ट क्रिटिक गीता कपूर ने इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो अभी तक हमने बहुत सारे मैनिफेस्टोज़ के हम अक्रॉस आए हैं जो कि खुद ने आर्टिस्ट ने लिखा है, लेकिन इस केस में एक आर्ट क्रिटिक का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एक्सप्लेन करता है कि आर्टिस्ट क्या एक्सप्रेस करना चाहते थे, वो कैसे इम्पोर्टेंट बना, ठीक है। एक पेंटर थे भूपेन खक्कर, जो कि लोकल बार्बर या फिर वॉच रिपेयरर को उसी तरीके से पेंट करते थे जिससे वो क्वियर मैन एंड उनके स्ट्रगल को पेंट करते थे, मिडिल क्लास मोरालिटी को पेंट करते थे। एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था बड़ौदा नरेटिव पेंटर्स का, वो ये था कि वो उनका एक्लेक्टिक इंटरेस्ट था कि वो कैसे पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स को एक्सेप्ट कर रहे थे, जो कि हर जगह विजिबल था, ट्रक्स पे, हाईवेज़ पे, ऑटो रिक्शास पे, ब्लैक एलाइज पे, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे शॉप में। तो हर जगह के पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स को वो इम्बाइब कर पा रहे थे। ये केजी सुब्रमण्यम की 3 माइथोलॉजिकल गॉडेस 1988 कला भवन शांति निकेतन वेस्ट बंगाल इंडिया में। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉमन सी उन्होंने मतलब वॉल के ऊपर ये पेंटिंग करी है ताकि पब्लिक जो है इसको देख सके। तो खक्कर के बोल्ड मूव से और जो बड़ौदा आर्टिस्ट के सेलिब्रेशन से, पॉपुलर आर्ट का सेलिब्रेशन करके यंगर पेंटर्स जो थे मुंबई में, उनको बहुत इंस्पिरेशन मिला। पॉपुलर इमेजेस उन्होंने कैलेंडर्स पे बनाई, एडवर्टीजमेंट्स पे, फिल्म होर्डिंग्स पर। ये पेंटर्स जो है वो इस एक्सटेंट तक पहुंच गए कि उन्होंने फोटोग्राफिक इमेजेस को भी कैनवास पे यूज़ करा। ये स्टाइल जो है वो बहुत डिफरेंट है, जो अभी तक हमने देखा है उससे बहुत डिफरेंट है। ये मॉडर्न नहीं है, मतलब सेम सेंस में हम इनको मॉडर्न नहीं कह सकते हैं। ये डबल मीनिंग्स पे रिलाई करता है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक पे रिलाई करता है, जिसमें वाटर कलर जो है वो फोटोग्राफ की स्टाइल में पेंट करा हुआ है।
न्यू मीडिया आर्ट फ्रॉम 1990s। एक बार इंडियन इकोनॉमी का लिबरेशन हुआ 1990s से, तो इसका ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है वो बड़े बड़े शहरों पे दिखने लगा। तो एक तरफ तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट करा था इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, उसने बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल इशूज़ भी देखे थे। तो ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स में इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सोशल अनरेस्ट, बहुत कुछ था। तो आर्टिस्ट जो थे वो अलग अलग तरीके देखने लगे ताकि वो चेंजिंग टाइम्स को कैसे रिएक्ट कर सके। जैसे कि मीडियम, जैसे कि ईजल पेंटिंग, स्कल्प्टर जो था, वो आर्टिस्ट उसको क्रिएट करने लगे, जो कि अर्लियर बहुत प्राउडली कहते थे कि उनके ऊपर साइन करते थे कि एज एन एक्सप्रेशन ऑफ देयर यूनिक क्रिएटिविटी। अब ये चीज़ खोने लगी, साइन करना, यूनिक क्रिएटिविटी, ये चीज़ अब खोने लगी। इंस्टेड जो नया अवेलेबल मीडियम होता था, जैसे कि वीडियो जो था उसने उनका अटेंशन कैच करा। फोटोग्राफी जो था वो भी अट्रैक्टिव लगने लगा। इसने बहुत अलाउ करा कि बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज जो है वो बहुत सारे लोगों तक एक ही टाइम पर पहुंचाने जा सके। लेकिन हाउएवर जो आर्ट फॉर्म था, जो बहुत ज़्यादा इंक्रीजिवली कंटेम्प्रेरी देखा जा रहा था, इंस्टॉलेशन था, इसने एक वे प्रोवाइड करा कि जिससे पेंटिंग, स्कल्पचर, फोटोग्राफी, वीडियो और इवन टेलीविज़न को एक ही स्पेस में कंबाइन कर सके। ये मीडियम जो था ये एक नए हॉल में, मतलब पूरा एक नया पाथ में ये स्प्रेड हो सकता था कि हर तरफ से इसको अटेंशन मिल सकता था। तो एक वॉल पे हम देख सकते हैं पेंटिंग है, दूसरे पे देख सकते हैं कि वीडियो है जिसमें स्कल्पचर्स हैंग कर रहे हैं वॉल से, फोटोग्राफ डिस्प्लेड है ग्लास केसेस में। तो एक नया इमर्सिव एक्सपीरियंस इसने ऑफर करा था जो कि हम ऑलमोस्ट हमारे सभी सेंसेस को अफेक्ट करे। ठीक है, लेकिन ये जो था ये सिर्फ टेक्नोलॉजी पे, ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट था और इसीलिए ये सरप्राइजिंग नहीं था कि अर्ली इसके जो इंस्टॉलेशन है वो बड़े बड़े शहरों से आए थे, जैसे नलिनी मलिनी मुंबई या विवान सुंदरम दिल्ली से। लेकिन फिर भी ये जो सब्जेक्ट मैटर था ये बहुत ही ग्रिम था, थॉट प्रोवोकिंग था, फूड फॉर थॉट वाला सब्जेक्ट मैटर था। ये भूपेन खक्कर की जनता वॉच रिपेयरिंग 1972 प्राइवेट कलेक्शन इंडिया। तो ये देख सकते हैं हम किस तरीके से उन्होंने एक वॉच रिपेयरर को यहाँ पर पेंट करा है। ओके, फोटोग्राफी जो थी बहुत ही लंबे समय से एक राइवल ऑफ पेंटिंग देखा जाता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि वर्ल्ड को कॉपी करना बहुत ईजी था। और इसने आर्टिस्ट को नया आइडिया दिया था। उन्होंने एक नई टेक्निक डेवलप करी थी जिसका नाम था फोटो रियलिज्म, जिसको अतुल दोदिया ने मतलब बापू में यूज़ करा है, रेनी ब्लॉक गैलरी में, न्यूयॉर्क। तो बहुत यंग आर्टिस्ट थे जिन्होंने ऑयल या एक्रिलिक कलर्स का यूज़ करके इस मैनर में पेंट करा जिस तरीके से वो एक फोटोग्राफ या टेलीविज़न की स्क्रीन हो। टीवी संतोष थे, शिबू नातेसन थे, उन्होंने फोटो रियलिज्म का यूज़ करके कमेंट कराया कि कम्युनल वायलेंस के ऊपर कमेंट कराया। दूसरी तरफ उन्होंने एक नई मतलब एक नया एक लुक दिया है सिटीज़ को, जिसने इंडिया की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत हुआ है वो सब हमें देखने को मिलता है। फोटोग्राफी है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं सोसाइटी में, जैसे कि नए आर्टिस्ट उनको देखते थे, शेबा चाची, रवि अग्रवाल, अतुल भल्ला, ऐसे काफ़ी थे जो इनको फोटोग्राफ करते थे, जो कि मार्जिन्स ऑफ सोसाइटी में रहते थे, जिनको हम इतना नोटिस नहीं करते थे हमारी डे टू डे लाइफ में। वुमेन एस्थेटिक्स जो थे, क्वियर पीपल, अजीब से लोग थे, इन सभी को वो लोग कैप्चर करते थे। तो ऑफन वो करते थे कि अपना कंसर्न वो इकोलॉजी, जैसे पोल्यूशन ऑफ रिवर्स, किस तरीके से रिवर गंदे हो रहे हैं या अर्बन कंजेशन हो रहा है, कैसे तरीके से सिटीज़ में इतना गंदगी वगैरह फैली हुई है। तो फोटोग्राफी और वीडियो जो है इसने बहुत सारे आर्टिस्ट को, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट को इंस्पायर करा था। कंटेम्प्रेरी आर्ट जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। आर्टिस्ट और क्यूरेटर जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ नया एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, रोल ऑफ आर्ट को रीडिफाइन कर रहे हैं, जिससे हम बेटर समझ सकें जो वर्ल्ड का हम जिसका हिस्सा है। तो प्रेजेंट सेंचुरी में हम देख सकते हैं कि सभी मेजर सिटीज़ जो कंट्री की उसमें वहाँ पर आर्ट गैलरीज़ है, प्राइवेट भी पब्लिक भी, आर्टिस्ट कम्युनिटीज़ जो है जो आर्ट क्रिएट करने में डेडिकेटेड है वो है, वाइड रेंज ऑफ मीडिया है, डिजिटल पेंटिंग्स हैं, इसके एक्सपेरिमेंटेशन, इन्फ्लुएंसेस, एक्सप्रेशन जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट करे गए हैं कैटलॉग्स के थ्रू। सोशल मीडिया जो है उसने भी बहुत मेजर रोल प्ले करा है लोकल आर्ट को इवॉल्व करने में। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ विजुअल आर्ट हमें एक्सप्लोर करना चाहिए एक आर्टिस्ट के काम में, उनकी खुद की सिटीज़ में, हमारे जो सिटीज़ में जो आर्टिस्ट सो एज अ स्टूडेंट ऑफ विजुअल आर्ट हमारी खुद की सिटीज़ में या हम जिन सिटीज़ को विज़िट कर रहे हैं उससे हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए और उससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए।